इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बता दूं, क्योंकि बायो के बच्चों को, थोड़े बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ा कठिन लगता है कि अरे ये इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे। तो जो कठिनाइयां आती हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं हमारे सामने, उनको हम पहले ही क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, बहुत छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, यूं ही समझ लोगे आप। देखो, सबसे पहला इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको लिखोगे x प्लस सी। क्या लिखोगे, x प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, dx अपॉन x। क्या है ये, dx अपॉन x। क्या है ये, dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। क्या होगा, ln x और प्लस c। सर ये ln x का मतलब क्या है, तो ये भी मैं आपको यहीं पर बात क्लियर कर देता हूं। अब देखो, जब मैं इस बात को यहां पर क्लियर कर देता हूं, तो देखो क्या है ln x, यानी कि जब ln x यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ln को जब हटाना है और log को लाना है, तो हमेशा क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे log बेस 10 और क्या आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी क्लियर, सभी को मेरी बात इतनी क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जब इंटीग्रेशन करोगे, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या होंगे, यूज होंगे। और इनको बिल्कुल आप ध्यान में रख लो यही, क्योंकि आगे इनकी बात अब बार बार नहीं करेंगे। आप बिल्कुल रट लो, बिल्कुल याद कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी, और यहां पर dx अपॉन x क्या होता है, ln x प्लस सी। और जब क्यों ln में क्या है, बेस ई होता है, तो जब ln को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या लग देते हैं, लॉग में बेस में क्या जाता है, बेस 10 x प्लस सी। इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, बात क्लियर। अब देख, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक। अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर के सारे केस पढ़ेंगे, कंप्लीट टाइम पर क्या होता है, हाफ लाइफ में क्या होता है, ठीक है। सारे स्पेशल केस जो भी हैं वो सारे हम क्या करेंगे, पढ़ के, और उन्हें क्या करते हैं, हम देख कर चलते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक रिएक्शन है, सॉरी, सबसे पहले हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर आप लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले बात करें तो जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of the concentration of the reactant। रिएक्टेंट क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट लिखा है शॉर्ट में, क्या लिखा है, रिएक्टेंट। इतनी बात मेरी क्लियर समझ में आई, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो, एक रिएक्शन है ए और प्रोडक्ट बन रहा है उससे पी। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है, बात क्लियर। अब प्रोडक्ट पी बन रहा है, मान लो टी इज इक्वल टू 0 पर, इनिशियली ये ए था, तभी कितना फॉर्म हुआ, 0 फॉर्म हुआ। और t इज इक्वल टू टी टाइम पर ये कितना हो गया, a माइनस एक्स, और ये कितना फॉर्म हुआ, x फॉर्म हुआ। कितना फॉर्म हुआ, x फॉर्म हुआ। अब देखो भाई, अब अगर मैं जर्नल रेट इक्वेशन की बात करूं तो क्या लिखोगे, जर्नल रेट इक्वेशन इज इक्वल टू रेट के सी ए की पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, किसके इक्वल, डिसअपीयरेंस के इक्वल। क्यों वर्ड बोला डिसअपीयरेंस, देखो यानी कि इनिशियली मेरे पास ए था और उससे क्या बनना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट पी बनना स्टार्ट हुआ। और जब पी प्रोडक्ट बन रहा होगा तो ए क्या हुआ होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया होगा। और जब ए डिक्रीज होगा तो उसके आगे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कि क्या लगाओगे आप, इज इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी।
इतनी बात समझ में आ गई आपको क्लियर? माइनस DCA अपॉन DT, ठीक क्लियर। अब देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर n is equal to 1, सॉरी n is equal to 0, n is equal to 0। अब जब n is equal to 0 है तो देखो भाई, यानी कि रेट is equal to k CA की पावर 0 is equal to माइनस DCA अपॉन DT, ये बात क्लियर। यहीं पर रेट is equal to k, क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के आ गया, ठीक। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1। यानी कि अब देखो यहां पर रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करें, किसके वर्सेस, रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यानी कि रेट कांस्टेंट हो गया क्या, के। यानी कि अब देखो रेट कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए देखो भगवान की दया से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जिसमें आपको रेट क्या दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। और मैंने एक आपको शॉर्टकट और बताया था, मैंने कहा किसी भी इक्वेशन का जब आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखोगे कि k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स लिखोगे, और n क्या था वहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू किसके है, रेट कांस्टेंट के है। तो यूनिट क्या आ गई फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सेकंड इनवर्स, अगर क्वेश्चन में टाइम मिनट में दिया है तो आप किस में लिख सकते हो, मिनट में भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक। अब देखो जीरो ऑर्डर का प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान है, कुछ कठिन है ही नहीं। देखो यानी कि आपने ये एक्सप्रेशन देखा, माइनस DCA अपॉन DT इज इक्वल टू के, क्लियर बात, माइनस DCA अपॉन DT इज इक्वल टू के। अब देखो इस माइनस को इधर पहुंचा दो, DCA अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस के, DCA इज इक्वल टू माइनस के DT, DCA इज इक्वल टू माइनस के DT, ठीक। अब क्या करते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो मैं बिल्कुल भी आपको लिमिट नहीं सिखाने वाला ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बायो के बच्चे या जो 12th के बच्चे लिमिट लगाने में इतनी गलतियां कर देते हैं कि एक्सप्रेशन कुछ भी बन जाता है और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल भी लिमिट की बात नहीं करेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से इस प्रूफ को नहीं सीखेंगे, ठीक। देखो अब आपको पता था, मैंने इनिशियली ही आपको बता दिया था कि अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ DCA, इंटीग्रेशन ऑफ DCA के कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DT, क्लियर बात। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, x। तो यहां पर क्या है, DCA है, तो DCA का इंटीग्रेशन क्या होगा, CA होगा। CA इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सर ये हमें तो नहीं पता, ये C कैसे, बेटा जब कभी भी आप इंटीग्रेशन में लिमिट लगाओगे यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो ये C नहीं आता है, लेकिन जब लिमिट नहीं होती है तो क्या लगाना पड़ता है, C लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, C लगाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर बात। अब देखो क्या करना है, अब एक चीज बताओ, ये रिएक्शन लिखी A से प्रोडक्ट बनना है P, ये किसी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियली क्या था, 0 था, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट हुई होगी। शुरुआत में जब रिएक्टेंट लिया गया होगा तभी तो ये स्टार्ट हुई होगी, बताओ। अब t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वो मान ली CA0 होगी, ठीक। तो वही कंडीशन लिखते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू, लेट t इज इक्वल टू 0 पर जो CA है वो किसके इक्वल होगा, CA0 के इक्वल होगा। इसको मैंने इक्वेशन क्या कह दिया, 1 कह दिया। क्या कह दिया, 1 कह दिया। अब देखो रखो इसमें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सर यही वाली लाइन पे हम कंफ्यूज हो गए, तो भाई पेशेंस के साथ
सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब देखो ये सी ए है, जहां पर मेरा मार्कर ये सी ए, इस सी ए की जगह पर क्या रखोगे, सी ए नॉट इज इक्वल टू टी की जगह क्या रखोगे, जीरो, तो के इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो प्लस सी। सी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, सी ए नॉट निकल के आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, सी ए नॉट आ गई। अब क्या करो, सी की वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। द वैल्यू ऑफ सी पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्लियर। अब देखो सी ए की जगह पर क्या है, बिल्कुल एज इट इज सी ए रहने दो, इज इक्वल टू क्या है, माइनस के टी है, और सी की जगह पर क्या है, सी ए नॉट है। क्लियर बात। अब देखो ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये क्या हो गया, एम एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। यानी कि ये एक एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करने लगा। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब होता है कि लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब सर एक बड़ा चक्कर है, सर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, सर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए। नहीं भैया, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगी, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं यहाँ सी ए ना लिख के यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख देता हूं, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पर कैसा है, निगेटिव है। कितना हो गया, माइनस का के, माइनस का के, स्लोप क्या हो गया, माइनस का के। यानी कि ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सेपरेट करके लिख देते हैं कि सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी। से कुछ नहीं किया, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी नहीं। और इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी कि सी ए नॉट इज माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी आ गया। ये मिल गया क्या, फॉर जीरो ऑर्डर का क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। इतनी बात मेरी सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से जीरो ऑर्डर का प्रूफ कर लिया। ठीक, अब सेकंड केस में चलते हैं, जीरो ऑर्डर में। इसको नोट करिए आप अच्छे से। अब देखिए इधर, नोट कर लिया होगा। देखिए केस टू, किसकी बात कर रहे हैं, केस टू। केस टू में जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, एक चीज ध्यान रखना, इसको एज इट इज याद कर लेना कि जीरो ऑर्डर के लिए कभी भी ये बात पूछी जाए तो बस यही याद कर करके रखना है, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको बिल्कुल। देखो, टाइम फॉर केस 1 बना दो, टाइम फॉर कंप्लीट रिएक्शन, टाइम फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अगर कंप्लीट रिएक्शन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, कंप्लीट रिएक्शन की, तो सी ए क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी आ गया। तो ये क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। इसकी जगह क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे, तो क्या जाएगा, के टी इज इक्वल टू सी ए नॉट। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी ए नॉट बाई के। यानी कि टाइम फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या आ गया, सी ए नॉट बाई के आ गया। बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक हाफ लाइफ में आधा, तो दो कंप्लीट में क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन जीरो, खत्म बात। बस कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो T इज इक्वल टू सी ए नॉट अपॉन के, पहली हाफ लाइफ, उसके बाद कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो फुल टाइम T इज इक्वल टू सी ए नॉट बाई क्या आ गया, के। तो कभी भी आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि टाइम फॉर कंप्लीट रिएक्शन, क्या पूछा जाए, टाइम फॉर कंप्लीट रिएक्शन, और टाइम फॉर अगर कंप्लीट रिएक्शन की अगर बात की जाए आपसे, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू सी ए नॉट बाई के। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। देखो ध्यान से देखना, केस टू,
हाफ लाइफ, जिसको डिनोट करते हैं टी हाफ। किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहां पर अगर एक चीज ध्यान देना, टी वर्सेस सी ए नॉट का अगर ग्राफ पूछा जाए, टी वर्सेस सी ए नॉट, तो मैं प्लॉट कर देता हूं। टी वर्सेस सी ए नॉट, तो ये टी है और ये क्या है? सी ए नॉट है। तो टी सी ए नॉट के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि के क्या है? कांस्टेंट है। तो लाइन कैसी जाएगी? एक पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसी जाएगी। कोई कठिन वाली बात नहीं है। अब देखो, टाइम फॉर हाफ लाइफ, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा कि सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी। अब किसकी बात कर रहे हैं? हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी हाफ, और सी ए इज इक्वल टू कितना लिख दोगे? सी ए नॉट बाई टू। तो कितना हो जाएगा? सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ। एलसीएम लोगे, टू सी ए नॉट में से एक सी ए नॉट जाएगा, कितना बचेगा? सी ए नॉट अपॉन टू इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ कितना आ गया? यहां से टी हाफ आ गया सी ए नॉट अपॉन टू के। कितना आ गया? जीरो ऑर्डर के लिए कितनी हाफ लाइफ आ गई? सी ए नॉट अपॉन टू के। कितनी आ गई? सी ए नॉट अपॉन टू के। अब देखो, ये आ गई जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। अब देखो ग्राफ, क्वेश्चन कैसे पूछा गया? तो देखो, टी हाफ वर्सेस सी ए नॉट का ग्राफ, सी ए नॉट का ग्राफ देखो, टू क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। तो टी हाफ जो होगा वो सी ए नॉट के कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जब टी हाफ बढ़ रहा होगा तो सी ए नॉट भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो बिल्कुल करती है। कंसंट्रेशन पर जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डिपेंडेंट होती है। कैसे प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमारे प्रीवियस ईयर्स के नीट के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आई? क्लियर यहां तक? अब देखो, यहां तक अच्छे से नोट करो। ग्राफ हाफ टाइम का, हाफ टाइम का, फुल टाइम का, पूरा हाफ लाइफ में क्या होता है, कंप्लीट टाइम में क्या होता है, आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस पे, ठीक है, ध्यान दो। देखो भाई, थर्ड केस, दो केस आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। केस थर्ड, अब देखो केस थर्ड की अगर बात करें तो रेट इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, एक चीज ध्यान देना, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने एट इक्विलिब्रियम पर बात की है। किस पे बात की है? इक्विलिब्रियम पे। कंफ्यूज मत होना बायो वालों, कंफ्यूज मत होना। मैंने एट इक्विलिब्रियम बात की है कि ए इनिशियल था, उसमें एक्स डिसोसिएशन हुआ, तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्या लिखेंगे? डिसएपीरियंस लिखेंगे। इस एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्या लिखेंगे? डिसएपीरियंस लिखेंगे। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यानी कि जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो एन क्या हो गया? जीरो हो गया। एन क्या हो गया? जीरो हो गया। बात क्लियर? यानी कि माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए माइनस एक्स की पावर जीरो, ए माइनस एक्स की पावर जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो होती है, किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो, एक गलती हो गई, आपने नहीं ध्यान दिया। क्या गलत है? कि रेट इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर एन
इज इक्वल टू dx अपॉन dt होगा, ना कि माइनस आएगा। ये क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, क्योंकि रिएक्शन फॉर्म हो चुकी है तो ये माइनस हट नहीं होगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। अब देखो, यानी कि ये आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, यानी कि dx इज इक्वल टू के dt। dx इज इक्वल टू क्या आ गया, के dt, यानी कि dx इज इक्वल टू के dt है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिमिट लेना सिखा रहा हूं, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक, वरना आप समझ नहीं पाओगे बात को। देखो, बोल रहा हूं इंटीग्रेशन लगाइए कि t इज इक्वल टू 0 पर x भी क्या होगा, 0 होगा, और t इज इक्वल टू टाइम t पर ये कितना फॉर्म हुआ होगा, x फॉर्म हुआ होगा। यही तो हो रहा भाई, देखो t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 था, इसीलिए माइनस नहीं आया था, और उसके बाद ये कितना फॉर्म हुआ, x फॉर्म हुआ। एट इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम, इसीलिए पहले मैंने माइनस लगा दिया था। और आप सोच रहे हो अरे सर ने तो ये गलती कर दी, लेकिन ये गलत लिखा था जानबूझ के, गलती की नहीं थी, जिससे आप सोचो अरे ये हो कैसे गया, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे नहीं टोका। तो ध्यान दो, यहां बिल्कुल यही कॉन्सेंट्रेट रहो, यानी कि x 0 से x इज इक्वल टू के 0 t लिमिट 0 से t। अब लिमिट आ गई तो प्लस सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू के टी, यानी कि t इज इक्वल टू x अपॉन के। t वर्सेस x का ग्राफ, t वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट will change into product। ठीक, अब देखो ये बात आपने समझ ली। कभी कभी जब यहां पर जब ऐसे केस में, अब देखो ऐसे केस में रिएक्शन का स्टैक्योमेट्री आपको बन ही दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या है कि Na से प्रोडक्ट बनना है P, क्या बनना है, प्रोडक्ट। अब यहां पर स्टैक्योमेट्री कितनी लगी हुई है, N। जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होगी, एम्स में बहुत पहले इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं, तब क्या करोगे, T इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन इंटू के लगाओगे। नोट करो इसको आराम। अब देखो क्वेश्चन उसी आर्टिकल पर एम्स ने कैसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ HI to drop from 1.5 molar to 0.3 molar, K is equal to 0.08 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी कि 2HI से क्या बन रहा है, H2 प्लस I2, क्या बन रहा है, H2 प्लस I2, ठीक। अब देखो, जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, काफी पहले की बात है, 2000 से पहले क्वेश्चन आया है एम्स में, इस 2 पर ध्यान नहीं दिया और वो गोला भर के चले आए उन्हें लगा उन्होंने क्वेश्चन ठीक कर दिया है, लेकिन उन्हें तो वहां -1 मिल गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस 2 पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक। क्योंकि मैंने कहा n इंटू ए से क्या बनना है, प्रोडक्ट, तो इस n से नीचे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे, k इज इक्वल टू, सॉरी, t इज इक्वल टू x अपॉन n इंटू के। तो x में कितना ड्रॉप हो रहा है, 1.5 से -0.3, k की वैल्यू कितनी है 0.08 और n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो t कितना आ जाएगा 7, इसे कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे आर्टिकल्स पर पूछा गया, क्योंकि बाकी तो जीरो ऑर्डर पे सब कुछ बहुत आसान है,
लेकिन इस बात पर थोड़ा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर बैठते हैं और पेपर में उन्हें तुरंत क्या मिल जाता है, -1। देखो इधर, अब हम लोग आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके कैसे प्रूव करते हैं, सारे ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्राफ के बाद उसके सारे केसेस को पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर के एक आर्टिकल पर कैसे एम्स ने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करते हैं, सारी बात को हम बताते हैं। ठीक, देखो ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन की बात की जाए तो देखो क्या होती है डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझना, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the first power of the concentration of reactant, concentration of the reactant। अब देखो ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, सॉरी रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है पी। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी। बहुत ध्यान से समझना, 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया कि जिन लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर को सही से नहीं पढ़ा था, 90% स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन को छोड़ के ही चले आए, ये समझ लो। अब देखो ए से बनना है क्या, पी, ए से क्या बनना है, पी। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली क्या है, ये ए है, और ये क्या फॉर्म हुआ है, 0 फॉर्म हुआ है। ठीक, t इज इक्वल टू टाइम t पर ये बन गया a माइनस एक्स, और ये कितना फॉर्म हो गया, x फॉर्म हो गया। इतनी बात क्लियर, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, ध्यान दो इधर। अब लिख रहा हूं कि रेट इज इक्वल टू के सी ए की पावर n इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या होगा, ए डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट पी बन रहा है, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या लिखोगे, माइनस जो जीरो ऑर्डर में लिख रहे थे जैसे माइनस डी सी ए अपॉन डी टी, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी लिखोगे। अब देखो, अब ये लिख दिया आपने। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब देखो यहां पर देखो, अब देखो माइनस डी सी ए इज इक्वल टू डी टी, के एन की जगह कितना रख दोगे, 1। सी वाला टर्म सी के नीचे ले आओ, डी टी की उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी सी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख दिया। माइनस को क्या किया, उधर पहुंचा दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लो, इंटीग्रेशन डी सी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट बाहर ले लो और क्या आ गया, डी टी। मैंने शुरुआत में एकदम आपको बताया था कि DCA अपॉन CA का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होगा ln CA, क्या होगा, ln CA। ठीक, जब ln CA होगा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, क्या होगा, माइनस के टी प्लस सी होगा। क्लियर बात,
यानी कि माइनस के टी प्लस सी होगा। अब अगर के टी प्लस सी होगा तो देखो जो पुराना जीरो ऑर्डर में जैसे किया था कि रिएक्शन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी, रिएक्शन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी, यानी कि इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है, यानी कि रिएक्शन शुरुआत जब बिगिनिंग हुई होगी रिएक्शन की तो कहां पर हुई होगी, t इज इक्वल टू जीरो से हुई होगी। और उस समय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं, सी ए नॉट मानते हैं। क्या मानते हैं, सी ए नॉट मानते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पर सी ए क्या है, सी ए नॉट के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी ए नॉट के इक्वल है, यानी कि एल एन सी ए नॉट, इसकी जगह सी ए की जगह रख दिया सी ए नॉट जीरो प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन सी ए नॉट। इसको कह दो इक्वेशन 1। क्या कह दो इसको, इक्वेशन 1 कह दिया। बात क्लियर, इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखो अगर इसको इक्वेशन 1 कह दिया तो आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। द वैल्यू ऑफ सी पुट इक्वेशन 1 करो, एल एन सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी ए नॉट प्लस एल एन सी ए नॉट। क्लियर बात। अब देखो एक ग्राफ एल एन सी ए वर्सेस ये हो गया बाई, ये हो गया एम एक्स और ये हो गया सी। एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आप पिछली प्रीवियस ईयर्स के नीट के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन आईआईटी मेंस के भी कराऊंगा। देखो कैसे, इधर लिखा एल एन सी ए और इधर लिखा टी। देखो कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस के। स्लोप क्या हो गया, माइनस के हो गया स्लोप। क्लियर बात। अब जब स्लोप यहां पर माइनस के है तो ध्यान देना यहां क्या है, अभी एल एन है। जब एल एन सी ए वर्सेस टी का ग्राफ होगा तब स्लोप होगा कैसा, माइनस के। क्या होगा, माइनस के का स्लोप होगा। अब देखो आगे कि इसी में कैसे चेंजेस करना है हम लोगों को। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो भाई आगे ध्यान दो, ये आ गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, एल एन सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी ए। इस के टी को इधर पहुंचा दो और इसको इधर ले आओ, तो एल एन सी ए नॉट माइनस एल एन सी ए इज इक्वल टू के टी। ये हो गया। अब ध्यान से समझना, यहीं पर बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो आपने एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग m माइनस एन क्या होता है, जल्दी बताओ, लॉग m माइनस एन, लॉग m अपॉन n। तो किसको क्या लिख सकते हो, m अपॉन n, तो क्या लिखोगे, एल एन सी ए नॉट अपॉन सी ए इज इक्वल टू के टी। ये आ गया। अब देखो मैंने बताया था जब एल एन हटाते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 लॉग सी ए नॉट अपॉन सी ए इज इक्वल टू के टी, लॉग सी ए नॉट अपॉन सी ए इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी। ठीक, बात क्लियर, क्लियर बात। क्यों, अब मैं यहां से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये हो गया y, ये हो गया एम एक्स प्लस सी कितना है, 0 है।
यानी कि ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा log CA नॉट अपॉन CA अपॉन T का, तो ग्राफ कैसा होगा? K कांस्टेंट 2.303 कांस्टेंट, तो कैसे प्रोपोर्शनल हो गया? T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ग्राफ कहां से जाएगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से जाएगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान बता रहा हूं। अब स्लोप क्या होगा यहां पर? ये गलती मत करना, क्योंकि यहां पर क्या लॉग है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? K अपॉन 2.303 क्या हो जाएगा? K अपॉन 2.303 हो जाएगा। इसकी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यानी कि जब, लेकिन आप इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में याद करोगे? यानी कि KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग CA नॉट अपॉन CA। इस एक्सप्रेशन को ऐसे याद रखना, ये वाला कि KT इज इक्वल टू, एक फ्लो में आ जाएगा, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग CA नॉट अपॉन CA। इसकी बात तब करनी है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हो और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी हो, तब इस फॉर्मूले का क्या करना है? यूज करना है। बात समझ में आ गई? क्लियर एकदम? इसको रफ करता हूं, नेक्स्ट केस में चलते हैं। देखो एक बार इसको फिर से लिख देता हूं। ए से क्या बन रहा है? P, ये T इज इक्वल टू 0 पर ये A है, ये कितना बन रहा है? 0। T इज इक्वल टू टाइम T पर ये हो गया A माइनस एक्स और ये हो गया X। बात क्लियर? इसको फिर से लिख दिया मैंने उसी बात को। अब ध्यान से समझो। नेक्स्ट केस में देखो, एम्स में यही पर क्वेश्चन पूछा गया। एम्स में सारे मटेरियल, जब आप किसी का मटेरियल देखोगे, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। किसी भी ब्रांड का मटेरियल देखोगे, आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखो क्या क्वेश्चन है इस केस में। अगर बात करूं मैं, तो इस केस की देखना बात क्या है। यानी कि एक फॉर्मूला और लिखता हूं कि T इज इक्वल टू लॉग T इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, एट इक्विलिब्रियम पर कितनी है? A माइनस एक्स है। ये फॉर्मूला कब क्वेश्चन दिया हो और कब लगाना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यही नहीं पता होता। जब बोलेगा क्वेश्चन में कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है, बोलेगा रिएक्शन 70% कंप्लीट हो गई है, उस केस में क्या करोगे? लेट कर लेना A को 100। लेट A इज इक्वल टू 100 ऑलवेज। कहीं गलत नहीं होगा कोई क्वेश्चन लगाना। और X को परसेंटेज में ही रखना है। हिंदी में लिख देता हूं, देखो, परसेंटेज में ही रखना है। अगर X 50% है तो X कितना रख दोगे? 50 रख दोगे। ठीक। अब इस आर्टिकल पर एम्स ने कैसे क्वेश्चन पूछा, ठीक, अब देखना भाई, यहां पर देखो गलती हो गई, 2.303 छूट गया। ठीक है, 2.303 क्या हो गया? छूट गया था। अब देखो, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट, ln में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? के टी इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। इसको लिख सकता हूं, 2.300 हटा दिया मैंने, तो क्या लिख सकता हूं? a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो के टी इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर बेस क्या है? e है, और इसको मैंने लिख दिया e की पावर के टी। ln हटाया, क्योंकि ln का बेस e होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है मुझे। ln का बेस e है, तो ln जब हटाया तो इसको इधर e की पावर क्या हो गया? kt हो गया, क्योंकि ln का बेस क्या है? e है। लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है वो। ठीक, यानी कि e की पावर kt a अपॉन a माइनस एक्स, ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन में C1 बोला गया था। क्या है ये? C1 है, और ये क्या है? सॉरी, इसको बोला गया था C0 और इसको बोला गया था C1। क्या बोला गया था? इसको क्वेश्चन में बोला गया था C0 और इसको बोला गया था C1। तो ये आ गया e की पावर kt इज इक्वल टू C0 अपॉन C1। इसको उल्टा कर दो,
जब इसको उल्ट पलट दो, क्यों पलटा भी बताता हूं, 1 अपॉन ई की पावर के टी इज इक्वल टू C1 अपॉन सी कर दिया। क्या करोगे देखो, ध्यान से समझना। अब क्या हो गया, ई की पावर माइनस के टी इंटू सी नॉट इज इक्वल टू C1। इस सी नॉट को थोड़ा इधर लिखो ऐसे। कहोगे सर आपने ये क्यों किया ऐसा? बेटा क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो इस तरीके से थे। अगर वो पॉजिटिव में होता तो आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ते कि जो आर्टिकल आपने निकाला है उन चार ऑप्शन में से किस में मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन था वो ये वाला करेक्ट ऑप्शन था कि C1 इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, इस तरीके का बात क्लियर, यहां तक बात समझ। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ टी हाफ, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी ए नॉट अपॉन सी ए, लिख दिया। टी इज इक्वल टू टी हाफ सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट बाई 2, सब्सिट्यूट कर दो। के टी हाफ 2.303 लॉग क्या हो जाएगा, सी ए नॉट अपॉन सी ए नॉट बाई 2। तो ये कैंसिल आउट, लॉग 2 की वैल्यू 2.303 इंटू 0.301 के इज इक्वल टू सॉरी टी हाफ आ गया 0.693, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब पूछा जाए, पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है? तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर ऑलवेज इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है ऑलवेज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन में लिख सकता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए नॉट की पावर 0। तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ये बात भी कंसंट्रेशन पे क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो टी हाफ वर्सेस सी ए नॉट का ग्राफ कैसा होगा, टी हाफ वर्सेस सी ए नॉट का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये बात कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो एक कैसी लाइन मिलेगी, कांस्टेंट लाइन मिलेगी, यानी कि ये आ गई फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। सभी ने नोट कर लिया होगा ये। अब देखो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है, और मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको करने की। ठीक है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को करने का। देखो कैसे, क्वेश्चन में बोलेगा कि T3/4 के लिए, से हाफ लाइफ की बात करता ना, तो बोलेगा T3/4 के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखो आपको जब 3/4 बोले, इसका मतलब हो गया 75%। क्या हुआ? 75% हो गया। तो यानी कि आपके दिमाग में परसेंटेज की बात घूमने लगी, और परसेंटेज के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि के टी इज इक्वल टू 2.303। क्या बताया? के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बताया है आपको, यही तो बताया है मैंने। तो देखो यहां पर के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये लगाओगे। अब एक्स की जगह पर क्या रखोगे, इसको देखकर एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जो दिया हो
उसको लिख दो x इज इक्वल टू 3/4a। क्या लिख दो 3/4a। यहां पर जैसे होता 4/5 तो क्या लिख देते x इज इक्वल टू 4/5a। अगर होता यहां पर 5/6 तो क्या लिख देते x इज इक्वल टू 5/6a। बात क्लियर हो गई एकदम। तो देखो इधर, यानी कि k t इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस कितना हो गया 3/4a। कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा k t इज इक्वल टू 2.303 log, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 माइनस 4a माइनस 3a। तो कितना बचा, a बचा और ऊपर a छूट गया। तो ये आ गया 2.303 log 4। कितना आ गया, log 4 kt। मैंने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया, क्यों रहने दिया अभी बताता हूं। ये हो गया आंसर। log 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। यहां पर भी कोई एक चीज दी होगी, k दिया होगा या t दिया होगा, तो आप ऐसे भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। और नहीं अगर इस एक्सप्रेशन में आंसर दिया है तो आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो। अब आपसे पूछा जाए कि t, क्वेश्चन अगला, t 3/4 और t हाफ का रेशियो क्या होगा। t 3/4 और t हाफ का रेशियो क्या होगा। तो देखो भाई, t के 3/4 इज इक्वल टू 2.303 log 4 अभी आपने निकाला अपॉन के टी हाफ। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 2.303 log 2 ये होता है। क्लियर, ठीक है भाई, इतनी बात सबको। इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर देखो, इस के से के कैंसिल आउट कर लो सबसे पहले तो t 3/4 अपॉन टी हाफ, टी हाफ। इस 2.30 से 3 पॉइंट कैंसिल, इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 2 अपॉन log 2। तो 2 ये आगे आ जाएगा तो t 3/4 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन 2, नहीं log 2 ये होगा। तो log 2 से log 2 कैंसिल आउट, तो t 3/4 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। रेशियो कितना आया, 2/1। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे कठिन लगते हैं बच्चों को। देखो मैंने कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बिल्कुल कठिन लगा ही नहीं, इतना आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं देगा, ध्यान से समझो। देखो कितना आसान बना दिया मैंने। ठीक, यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। देखो यार, ध्यान से समझो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है इंटरवल फॉर्मूला। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन आईआईटी 2001 में पूछा गया, नीट 2017 में क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन सेम इंटरवल फॉर्मूले पर। जिसको इंटरवल फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होगा, इस पर मैं बेस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो 2017 वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएगा। देखो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। इसको आप c1 बोल सकते हो और इसको आप c2 बोल सकते हो। क्लियर। दूसरा kt इज इक्वल टू 2.303 log v नॉट अपॉन bt, log v नॉट अपॉन वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला।
किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला। किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला हो गया। अब प्रेशर के टर्म में, प्रेशर वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे जरूर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कराऊंगा, एम्स में आए हुए, नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई अपॉन पी टोटल। लेकिन सारी बातों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप बात कर रहे हो, यहां पर सभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी रिएक्शन ए से कैसी है? पी है। अगर यहीं पर रिएक्शन एन ए से पी हो, क्या हो? एन ए से क्या हो? पी हो, तो सबके डिवाइड में क्या लग देना? एम लिख देना। ये बात ध्यान रखना, इसको गलती मत करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बहुत इंपॉर्टेंट, जो आईटी मेंस के आए हुए भी क्वेश्चन है, एम्स के भी क्वेश्चन है और नीट के भी क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।